की बार कोई बदलाव नहीं होगा ना। ये तो हमने न्यूज आर्टिकल पढ़ लिया जो सब करने वाले हैं। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए बैंक रेट या रेपो रेट होता क्या है। ठीक है, आइए मैं आपको रेपो रेट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा सरल शब्दों में समझाता हूँ, आसान तरीके से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, हमारे पास में जो बैंक होती है हमारे देश में दो प्रकार की बैंक है। एक आपको देखने को मिल जाएगी सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक हमारे पास में एक ही है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकर्स ऑफ द बैंक भी बोलते हैं ना। सभी बैंक को कंट्रोल करने वाला हमारे पास में आरबीआई है जो सभी बैंक्स को रेगुलेट करता है। अब सेंट्रल बैंक के अलावा दोस्तों हमारे पास में बाकी सारी जो बैंक्स हैं वो है हमारी कमर्शियल बैंक्स, ध्यान रखिए। अब कमर्शियल बैंक में एसबीआई वगैरह जितनी बैंक्स है वो सभी आ गई। अब हम एक एग्जांपल लेके समझ रहे हैं क्योंकि हमारा मेन पर्पस है रेपो रेट को समझना कि सर ये रेपो रेट होता क्या है। अब देखिए दोस्तों, मान लो यहाँ पे ये है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि हमारी सेंट्रल बैंक, ये है हमारा एसबीआई यानी कि कमर्शियल बैंक। अब सपोज दोस्तों हमारे एसबीआई को, क्योंकि बैंक चलती कैसे आपको पता है, बैंक कैसे चल रही है, बैंक मेजरली क्या करती है, बड़े बड़े मात्रा में बड़े इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड करवाती है इंडस्ट्रियलिस्ट को। अब वो जो लोन मिलता है ऑब्वियस सी बात है, बैंक फ्री में तो लोन देगी नहीं, उसके बदले में ब्याज लेती है, और जो बैंक इंटरेस्ट लेती है वो हाई इंटरेस्ट होता है, बहुत ज्यादा ब्याज होता है ना। तो यहाँ पे इससे जो ब्याज इनके पास में आ रहा है उससे इनका जो रेवेन्यू है वो जनरेशन देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों दूसरी तरफ ये देखिए, हम लोग समझ रहे हैं रेपो रेट। सर ये रेपो रेट होता क्या है, देखिए एग्जांपल समझिए। अब एक तरफ है सेंट्रल बैंक और एक तरफ है कमर्शियल बैंक यानी हमारा एसबीआई। अब एसबीआई को मान लो पैसों की जरूरत है, एसबीआई को चाहिए लोन, तो एसबीआई यहाँ पे क्या करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आरबीआई से लोन ले लेगा। जो लोन लिया है इसने मान लो वो 8% के इंटरेस्ट पे लिया है, 8% के ब्याज पे लोन ले लिया, क्योंकि आरबीआई कोई फालतू थोड़ी बैठा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई फ्री में थोड़ी पैसा देगा एसबीआई को। ऑब्वियस सी बात है, पैसा देगा तो उसका मेन पर्पस है खुद भी कुछ अर्न करना, तो 8% यहाँ पे उसने ब्याज पे ये पैसा दे दिया। अब एसबीआई जब ये पैसा चुकाएगा वापस, तो ये 8% का ब्याज आरबीआई को पे करेगा, और वो 8% का ब्याज यहाँ पे आरबीआई का हमारा फायदा हो गया। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि वो एसबीआई ने जब लोन लिया है 8% के ऊपर में, इसी 8% को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट, या इसको बैंक रेट बोला जाएगा। ठीक है, इसी रेट को क्या बोलते हैं, रेपो रेट या बैंक रेट, ध्यान रखिए, समझ गए। अब एक बात और सुनिए दोस्तों, कि जब अब एसबीआई को ये पैसा चुकाना भी है, अब वो एसबीआई पैसा कैसे चुकाएगा, मार्केट में अपना पैसा रिकवर करेगा, वो पैसा लोन पे चढ़ाएगा, जो भी पैसा आएगा तो पैसा चुकाएगा, लेकिन 8% पे चुकाना पड़ेगा। इसी 8% को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया दोस्तों। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सर ये बताइए, इकोनॉमी में एक चीज और पूछी जा सकती है, मान लो आप इंटरव्यू में पैनल में बैठे हैं, कई पैनल में कई सारे लोग बैठे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि रेपो रेट बढ़ेगा तो बताओ क्या होगा, या रेपो रेट कम होगा तो बताओ क्या होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे समझते हैं, मार्केट में मान लो अब जैसे अभी हमने देखा है आरबीआई ने जो रेपो रेट है वही मेंटेन करके रखा है पहले जैसा ही। अब मान लो अगर ये रेपो रेट बढ़ा देता आरबीआई तो क्या होता, अगर रेपो रेट बढ़ जाता तो बैंक को ज्यादा पैसा देना पड़ता सेंट्रल बैंक को, सिंपल बात है ना भाई। अभी मान लो ये रेपो रेट, यही 8% रेपो रेट अगर बढ़ जाता, बढ़ के 10% हो जाता, तो एसबीआई को अब ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता, ज्यादा ब्याज देना पड़ता हमारे आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, है ना। क्लियर हो गया। लेकिन अब एसबीआई ज्यादा पैसा चुकाता तो सही, लेकिन कैसे चुकाता, अपनी जेब से थोड़ी देता। एसबीआई क्या करता, मार्केट के अंदर में जो लोन है जो 11% था उसको महंगा कर देता, 13% कर देता। एसबीआई लोन मार्केट में महंगा कर देता, तो दूसरा असर क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो लोन देने के लिए कमर्शियल बैंक के पास पैसा है वो कम रहेगा, और इस चक्कर में लोन महंगे हो जाएंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे लोन महंगे हो जाएंगे तो लोग लोन कम भी लेंगे, और मार्केट में कम लोन अवेलेबल भी होगा, लोन कम भी लेंगे, महंगे भी हो जाएंगे, ये कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, पब्लिक के पास में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये हो जाता है जब रेपो रेट इंक्रीज होगा। अब मान लो यहीं पे अगर रेपो रेट कम हो जाता, तो अब जैसे ये 8% है, कम करके 5% कर देते तो क्या होता। तो भाई यहाँ पर आप अगर देखोगे तो जो ये बैंक है वो सेंट्रल बैंक के पास कम पैसा जमा करता, हमारे सेंट्रल बैंक के पास में ज्यादा पैसा अवेलेबल रहता, सिंपल सी बात है। क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर यह है कि अगर ये दर कम रहता, है ना, ये इंटरेस्ट कम रहता, एसबीआई जो है बहुत सारा पैसा मार्केट में उतार रहा होता, कमर्शियल बैंक बहुत सारा पैसा मार्केट में दे रहे होते, लोन सस्ते हो गए होते, है ना, लोन जो है हमारे कम रेट में मिल रहे होते, लोग ज्यादा लोन ले रहे होते, पब्लिक के पास में ज्यादा मनी सप्लाई होता, बस खाली इसी का उल्टा कर दो। तो ये कुछ इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे रेपो रेट में। तो ये तो बात हो गई दोस्तों हमारे रेपो रेट के बारे में, क्लियर हो गया। एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप आराम से यहाँ पर ये सब चीजों को हैंडल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहीं पे ना जब भी हम लोग रेपो रेट के बारे में डिस्कशन करते हैं एक बात और आती है कि सर ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जरा ये भी बता दो। चलो हाथ में आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे आपको नाम से पता चल रहा है रिवर्स रेपो रेट, अभी तक क्या हो रहा था, एसबीआई को लोन की जरूरत थी, एसबीआई ने आरबीआई से लोन ले लिया, तो ये तो हो गया आपका रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट यहाँ पर वो होता है जब आरबीआई यहाँ पर पैसा लेगा एसबीआई से, तो इसके बदले में यहाँ पर जब आरबीआई पैसा चुकाएगा एसबीआई को यानी कमर्शियल बैंक्स को, तो वो इंटरेस्ट पे करेगा, और जो इंटरेस्ट पे करेगा उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, यानी कि अब रिवर्स में कमर्शियल बैंक्स के पास में जा रहा है। और हमेशा ध्यान रखना जो हमारा रेपो रेट होता है ये ज्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से। रिवर्स रेपो रेट आपको हमेशा कम देखने को मिलेगा रेपो रेट से। रीजन ये है आरबीआई को वैसे पैसे की जरूरत नहीं है, अब कमर्शियल बैंक को लग रहा है यार हमारे पास में पैसा ज्यादा है तो हमने आरबीआई को दे दिया कि भाई आप ये पैसा रखो, हमें बाद में
ब्याज के साथ में दे देना तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा रिवर्स रेपो रेट है वो जनरली कम भी रहता है। ये बेसिक से फैक्ट है। आई होप आपको इसको लेकर एक बढ़िया क्लैरिटी मिल चुकी है। अब आप किसी को भी बता सकते हैं कि हाँ रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट क्या है। क्लियर हो गया ना? थम्स अप कर देना नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे केवल कहानी यहाँ पे नहीं रुकती है। एग्जाम में यहाँ से कोई आएगा सवाल बता देंगे। एक चीज रह गई अभी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसके बारे में डिस्कशन करना था, क्योंकि यही तो डिसाइड करती है इन रेट्स को। चलिए अब आता है नोट मेकिंग प्रोसेस की तरफ। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जान लेते हैं बेसिक से फैक्ट। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर कमेटी है इसको कैसे बनाया गया, हमारा जो आरबीआई एक्ट है इसमें अमेंडमेंट हुआ, उसके अंदर सेक्शन 45ZB के माध्यम से हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिए। इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ये देखने को मिलेगा कि ये बहुत सारे जो डिसीजन है बैंक को लेकर रहती है, स्पेशली यहाँ पे जो हमारे पॉलिसी रेट वगैरह होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला रेपो रेट वगैरह, ये सब रेट्स वगैरह को डिसाइड करने का काम इसी कमेटी का है ना। हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेट है वही 4+-2 का जो मैंने आपको समझाया था, उसके बीच में इन्फ्लेशन महंगाई को मेंटेन करके रखना, कंट्रोल करके रखना, वो सारा काम हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो 6 सदस्य हैं, जितना भी डिसीजन लेते हैं वो सभी बैंक के ऊपर बाइंडिंग रहता है, वो सभी बैंक वालों को यहाँ पे मान के चलना पड़ेगा। समझ गए? मतलब पूरे आरबीआई को वो चीजें सब कुछ सेट करनी पड़ती है और वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन सबको मानना पड़ेगा। नाउ अब जैसे हमने डिस्कस किया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं। वो 6 मेंबर्स कौन कौन से होते हैं ये ध्यान रखिए प्रीलिम्स के लिए। देखिए दोस्तों, जब बात करते हैं 6 मेंबर की तो सबसे पहले आते हैं हमारे मतलब आरबीआई के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, जैसे शक्तिकांत दास जी आज इसके मेंबर होंगे, और वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी है, यानी कि आरबीआई के गवर्नर भी हैं और वो इसके मेंबर भी बन गए। दूसरा जो सदस्य होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वो होता है डेप्यूटी गवर्नर। तीसरा जो होता है वो एक ऑफिसर होता है जिसको हमारा सेंट्रल बोर्ड नॉमिनेट करता है। ठीक है, मतलब उसी आरबीआई बैंक का एक ऑफिसर होगा, सेंट्रल बोर्ड नॉमिनेट कर देगा। तो 3 सदस्य तो ये हो गए। बचे 3 सदस्य, जो बाकी बचे हुए 3% है दोस्तों, उसको हमारी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। लेकिन बाकी 3 लोगों को कहां से लाया जाएगा? क्या वो भी आरबीआई के होंगे? नहीं, बाकी 3 लोग दोस्तों उनकी नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस इकोनॉमी की फील्ड में, बैंकिंग की फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में, जैसा भी उनका नॉलेज होगा उसके आधार पे यहाँ पे इनको अपॉइंट किया जाएगा। तो 3 तो हो गए हमारे आरबीआई के मेंबर, बाकी 3 यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती है। तो आपको मेंबर्स के साथ साथ अपॉइंटमेंट भी समझ में आ गया है। ठीक है, अब आगे की बात सुनिए दोस्तों। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, क्या क्या हो रहा है इसमें ये समझ में आ गया, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या क्या चीजें आती हैं, किस किस को लेकर ये वर्क करता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इसमें आते हैं, जरा इसको ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज रेपो रेट को डिसाइड करना, अभी हमने डिस्कस किया। उसके अलावा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी यहाँ पर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक कंपोनेंट है। इसके साथ साथ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ कॉरिडोर, मेन लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल, फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशन, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सब चीजें दोस्तों यहाँ पे कंपोनेंट है हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, ध्यान रखिएगा इसी के अंडर में आता है। समझ गए? अब ये सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यूपीएससी ने एक बार यहाँ पे ही एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन देखो 2015 का यहाँ पर ये सवाल है। सवाल पूछा गया कि बताइए इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में ये 4 टर्म्स दिए गए हैं, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेट एंड पब्लिक रेवेन्यू। तो बताइए इन चारों में से कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कंपोनेंट्स हैं या मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने बैंक रेट पढ़ा था, जी है। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये भी है, अभी हमने लास्ट वाला यही डिस्कस किया था। फिर क्या पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू भी इसका हिस्सा है? नहीं, ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 गलत है, केवल 1 एंड 2 सही है। दैट इज वाई हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा आंसर नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बनते रहते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अब आते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ, और यह है हमारा सबसे पहला